शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको बताते हैं, जब से पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हैं उन पर तंज कसा जा रहा है। दरअसल नए सीएम को लेकर कांग्रेस ने फिर से तंज कसना शुरू कर दिया है और यह आम बात नहीं है, पहले भी तंज कसा था कांग्रेस ने। अब पुष्कर सिंह धामी अनुभवहीन सीएम है, कांग्रेस का कहना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसा है, यानी सब बीजेपी के कुकर्मों का फल है जो उसे भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस का ये कहना है। यानी आपको बताएं तो भाजपा ने 4 महीने के अंदर दो मुख्यमंत्री क्या बदल लिया। वो कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है एक तरीके से और घर के कलह से मुक्ति नहीं मिल रही है, मगर इसी बहाने भाजपा को निशाने पर लेने में कोई नेता कमजोर नहीं दिखना चाहता और इसलिए कांग्रेस ने तंज कसना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जिस बीच पहले भी जब सीएम पहले उत्तराखंड के बदले गए थे तब भी कांग्रेस ने तंज कसा था उनकी काबिलियत को लेकर और काम को लेकर। अब फिर से पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसना शुरू हो गया, यानी अब नए सीएम जब उत्तराखंड के बने हैं तो फिर से तंज कसना शुरू कर दिया है। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन उसी से पहले ही शुरुआत हो गई है कांग्रेस की और तंज कसने शुरू कर दिए हैं। अब अनुभवहीन सीएम बताते हुए कांग्रेस ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल अनुभवहीन सीएम है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी उन पर तंज कसा है और पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से हमने देखा, पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ग्रहण की उसके बाद बैठक हुई और बैठक के बाद जैसे ही एक्शन मोड में पुष्कर सिंह धामी नजर आए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ कांग्रेस से एक तरीके से कहें और कांग्रेस ने तंज कसना उनके काम को लेकर शुरू कर दिया क्योंकि वो एक्शन मोड में नजर आया और एक्शन मोड में नजर आते ही उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के बेरोजगार के लिए बात कही तो उसको लेकर अब तंज कसना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। फिलहाल इसी को लेकर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र आपसे जानना चाहेंगे, अब अनुभवहीन सीएम करार दिया है कांग्रेस ने उनको, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण करने के बाद बैठक हुई और बैठक में एक्शन मोड में नजर आए पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद अनुभवहीन सीएम किस तौर पर उन्हें कहा जा रहा है? फिलहाल धीरेन्द्र से हमारा कनेक्शन टूट गया, वापस धीरेन्द्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से अब कांग्रेस ने एक बार फिर से निशाना साधना शुरू कर दिया है। जब भी हम देखते हैं सत्ता, ये राजनीति ऐसी ही है, जब इसमें कुछ बदलाव होता है तब दूसरी पार्टी एक दूसरे पर तंज कसना, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो जाता है और ये देखने को भी मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस को अब फिर से भाजपा पर निशाना साधने का मुद्दा एक तरीके से मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस में खुद अंदरूनी कलह इतना चल रहा है, उससे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है कांग्रेस को, लेकिन दूसरी पार्टी पर निशाना आसानी से साधा जा रहा है कांग्रेस के जरिए और हम देख सकते हैं अब सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसा है पुष्कर सिंह धामी पर और उन्हें अनुभवहीन सीएम करार दिया है कि अनुभवहीन सीएम है वो। फिलहाल सब बीजेपी के कुकर्मों का फल है, ये भी कहा जा रहा है कि कुकर्मों का फल है। जिस तरीके से सीएम बार बार बदले जा रहे हैं उसको लेकर इसे बीजेपी के कर्मों का फल बताया जा रहा है, यानी बीजेपी पर भी एक तरीके से निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा है कि जो उसे भुगतना पड़ेगा, जो कुकर्मों का फल है उसको भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। यानी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने को है तो कांग्रेस जैसे निशाना साध रही है, साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि उसमें जिस तरीके से बदलाव बीजेपी कर रही है तो वहां पर उन्हें यह भुगतना पड़ेगा, इसका फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से वार पलटवार, अभी तो वार किया जा रहा है, अभी पलटवार नहीं हुआ है। देखना होगा इस पर बीजेपी क्या कहती है, क्योंकि देख सकते हैं हम साफ तौर पर नए सीएम को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से तंज कसना शुरू कर दिया है। पहले भी जब उत्तराखंड के सीएम बदले गए तब भी कांग्रेस ने तंज कसा था। फिलहाल वापस हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा, पुष्कर सिंह धामी को अनुभवहीन सीएम क्यों करार दिया है? अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही हमने देखा पुष्कर सिंह धामी कितने एक्शन मोड में नजर आए, युवाओं के लिए उन्होंने बात की, बेरोजगार को कम करने के लिए बात की, लेकिन फिर भी अनुभवहीन सीएम क्यों? देखिए, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी को अनुभवहीन सीएम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस विपक्ष में है तो उसका बनता है कि वो कहेगी अनुभवहीन। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक है, ऐसे तो त्रिवेंद्र रावत को भी अनुभवहीन कहती थी क्योंकि वो भी 2 बार विधायक थे और मंत्री रहे, लेकिन फिर भी उनको
नया और अनुभवहीन सीएम कहा जाता था विपक्ष की ओर से। तो विपक्ष का एक कहना है और कहता ही रहेगा, तो इसका कोई वो नहीं है कि क्यों अनुभवहीन कहा जा रहा है। तो इस तरह से देखिए, कांग्रेस की एक तरह से अभी वो अपने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पे कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो यह उनकी एक तरह की बौखलाहट भी कही जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को क्षत्रिय समुदाय से होने की वजह से और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए कुमाऊं से मुख्यमंत्री दिया है, और वहां हरीश रावत सीएम का चेहरा बनाए जा सकते हैं, उनकी काट के तौर पे पुष्कर सिंह रावत को देखा जा रहा है। इसके चलते कांग्रेस में थोड़ा बौखलाहट है और उन्हें लग रहा है कि उनकी जो रणनीति है या हरीश रावत की जो रणनीति है उसको कहीं न कहीं काटने की एक तरह से खोज बीजेपी ने कर ली है। शायद इसी वजह से उनके नेताओं द्वारा लगातार मुख्यमंत्री पर आक्रमण किया जा रहा है और उनको अनुभवी सीएम कहा जा रहा है। धीरेन्द्र, कुकर्मों का फल बीजेपी को मिलेगा ये भी कहा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं जैसे कांग्रेस की भी अगर हम बात करें, पहले कांग्रेस से भी काफी लोग बाहर निकल चुके, काफी नेता कांग्रेस छोड़कर अलग जा चुके हैं, और साथ ही कांग्रेस में जिस तरीके से अंदरूनी कलह चल रहा है, तो कांग्रेस को किस तरीके का कुकर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि वो तो कह रही है भाजपा के कुकर्मों का फल है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस इस तरह के शब्दों का जो यूज करती है, अब राजनीति में पहले जब नीति होती थी, राज पाने के लिए नीति होती थी, लेकिन अब नीति का कोई महत्व तो नहीं रह गया। शायद इसीलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कोई भी एक गंभीर राजनीतिक दल करते हैं। और ये कौन तय करेगा कि किसके कौन से कार्य कुकर्म की श्रेणी में आते हैं और कौन से सुकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो यह एक तरह से कांग्रेस विपक्ष में है, अपनी विपक्ष की भूमिका के तहत ये सब जो आलोचनाएं हैं या जो अटैक्स हैं, जो आक्रमण है वो कर रही है। और अभी ये आक्रमण और शब्दों का ये आक्रमण खासकर और तेज होगा जैसे जैसे राज्य चुनावी समय की ओर बढ़ेगा। चुनावी साल चल ही रहा है, कुछ ही महीने चुनाव में बाकी है, वैसे वैसे ये जो मौखिक युद्ध है, आप एक तरह से कह सकते हैं, जो मौखिक वार, ओरल वार चल रहा है, ये और तेज होगा और इस तरह के शब्दों को हम सबको सुनने को मिलेगा। बीजेपी भी बोलेगी कांग्रेस को और कांग्रेस भी बीजेपी को बोलेगी, और इसमें आम आदमी पार्टी भी एक थर्ड फ्रंट के तौर पे आएगी। वहां से भी इस तरह के शब्द बहुत बार निकल के आ रहे हैं, क्योंकि प्रायः सार्वजनिक जीवन में आपत्तिजनक होते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से गंभीर राजनीतिक दलों को और उनके राजनीतिक लोगों को बचना चाहिए। लेकिन आप देख सकती हैं कि पूरे देश में इस तरह का एक चलन चल रहा है कि शब्दों की जो मर्यादा है राजनीति में, वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, अब आगामी विधानसभा चुनाव चलिए, तो तंज कसा जा रहा है, लेकिन चुनावों की अगर बात करें तो किस बल को लेकर तैनात है अब कांग्रेस, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूजा, जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां कितनी मजबूत है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकती हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाने में इतने दिन लग गए और इतने दिनों में ही बीजेपी ने दो मुख्यमंत्री बदल दिए और उसके संगठन में कोई जोरदार विरोध या विद्रोह की आवाज नहीं सुनाई दी, और थोड़ा बहुत जो नाराजगी भी थी उसे उनके संगठन ने साथ दिया। बीजेपी और कांग्रेस में यही बेसिक फर्क है कि कांग्रेस में हर व्यक्ति अपने आप में कांग्रेस है, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा चलन नहीं है। वहां संगठन है और संगठन इन सब चीजों पे बराबर निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करता है। राज्य में इसके कई सारे उदाहरण है। चुनाव में जो लोग बड़बोलापन दिखाए उनके साथ क्या हुआ, या अभी हाल का उदाहरण है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की विदाई में, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की विदाई में एक बड़ा कारण उनके ऐसे बयान रहे जो पार्टी लाइन से हट करते, भले वो उनकी स्लिप ऑफ टंग कहा जाए कि जुबान से चल गई, लेकिन वो पार्टी ने, संगठन ने बर्दाश्त नहीं किया, और कहीं न कहीं उनके हटने के पीछे ये कारण भी रहे कि इस तरह के बयान अगर आते रहे तो चुनाव में दिक्कत होगी, पार्टी की जो छवि है वो डैमेज होगी, खराब होगी, और इसके चलते उस पर नियंत्रण लगाया गया और मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में देखिए, हरीश रावत शीर्षस्थ नेता है, उनके खिलाफ तमाम लोग सेंट्रल पार्टी ऑफिस से लेकर के देहरादून तक बड़ा बयान देते रहते हैं, उनके खिलाफ उनकी आलोचनाएं करते रहते हैं, बहुत सारी चीजों पे उनकी खिंचाई करते रहते हैं। तो आप समझ सकती है कि वहां अनुशासन मेंटेन करने वाला कोई संगठन नहीं है और अनुशासन में रहने वाले कांग्रेस के लोग भी नहीं है, क्योंकि वो प्राय
ऐसी बात बोलते हैं जिसमें स्पष्ट बिल्कुल नजर आता है धीरेन्द्र, आप बने अगर रहिए अनुशासन हमारे होता, साथ क्योंकि एक मर्यादा बड़ी होता तो खबर कतई नहीं है। निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से। धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, और 13 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोरोना के मामले उत्तराखंड में कम होते नजर आ रहे हैं। शर्त के साथ अब शॉपिंग मॉल उत्तराखंड में खुलेंगे और शर्त के साथ शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी उत्तराखंड में। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कोरोना को लेकर, कोरोना के मामले हालांकि प्रदेश में कम हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को अब 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अब शॉपिंग मॉल्स में भी कुछ क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। अब वहां पर कुछ ही लोग मौजूद होंगे, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। तो उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ज्यादा ढील दे दी है। वही कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई तक बढ़ा हुआ है। तो इसी को लेकर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह वापस जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और शॉपिंग मॉल्स को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? कितने लोग शॉपिंग मॉल्स में जा सकेंगे? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल राज्य सरकार की नई गाइडलाइन आई है। कल उन्होंने अपनी नई एसओपी जारी की है, जिसमें कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 13 जुलाई की सुबह तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी छूट सरकार ने दी है आम जनता की सुविधाओं को देखते हुए। 13 जुलाई के बाद फिर सरकार समीक्षा करेगी कि कोरोना की स्थिति क्या है और क्या कर्फ्यू को समाप्त कर दिया जाए या कर्फ्यू को और आगे बढ़ाया जाए और उसमें कुछ छूट को और शामिल किया जाए। फिलहाल अभी उन्होंने शॉपिंग मॉल्स और मॉल्स के लिए एक छूट दी है कि अपनी 50% क्षमता के साथ वो ऑपरेट हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करने का निर्देश भी राज्य सरकार ने दिया है और तमाम जो एजेंसियां हैं कोविड का जो प्रोटोकॉल संपन्न कराती है, देखती हैं, ऑब्जर्व करती है, उनको भी कहा है कि कड़ाई के साथ निपटे। जो राज्य सरकार के प्रवक्ता है और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कल कहा कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, बहुत सुखद बात है, लेकिन इसमें जरा सी भी लापरवाही, हमारी तमाम मेहनत और तमाम जो आत्मनियंत्रण करके हमने कोशिश की है यहाँ तक लाने की, वो सारी फेल हो जाएगी, वो सारी खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार छूट दे रही है, लेकिन आम नागरिकों को भी सरकार का साथ देना होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करना होगा। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार इसकी समीक्षा कर रही है, तीसरी लहर की जो आशंका है उसको देखते हुए तैयारियां कर रही है। इन सबके लिए आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी है और जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी, जो सरकार और सरकारी मशीनरी की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी और राज्य के लोगों को एक बार फिर से एक भीषण लहर का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी कर्फ्यू खत्म नहीं होगा, इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और आगे चल के 13 जुलाई के बाद भी कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। हालांकि चलिए देखना होगा धीरेन्द्र क्या, और जिस जैसे मामले कम हो रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स को खोला गया, अब स्विमिंग पूल पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कब तक खुलेगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से। दरअसल कोरोना को लेकर ही ये भी बड़ी खबर जो आपको बता दें, कोरोना से मृत्यु दर में देश में दूसरे स्थान पर उत्तराखंड पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, हरिद्वार में सामने आई सबसे ज्यादा बैकलॉग मौतें हरिद्वार में सबसे ज्यादा सामने आई है। हरिद्वार जिले के 21 अस्पतालों ने सूचना समय पर नहीं दी और 393 कोरोना मरीजों की मौत की सूचना नहीं दी गई। यानी ये जो मौत की सूचनाएं हैं ये एक तरीके से कहें तो छिपाई गई और उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान हरिद्वार और देहरादून जैसी जगहों पर जो बैकलॉग की मौतें हैं ये हुई है और इसके बैकलॉग मौतें हुई है। और आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के 21 अस्पतालों ने सूचना समय पर नहीं दी और इसी वजह से 393 कोरोना मरीजों की मौत हुई जिनकी सूचना नहीं दी गई है। यानी एक तरीके से कितना बड़ा एक तरीके से चोरी से कह सकते हैं, क्योंकि मामले जो हैं ये छिपाए गए क्योंकि सूचना नहीं दी गई। और कोरोना से मृत्यु दर में देश में इस वजह से दूसरे स्थान पर उत्तराखंड पहुंच गया है। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर उत्तराखंड पहुंच गया है। फिलहाल इसी को लेकर धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे, बैकलॉग मौतें उत्तराखंड में देख सकते हैं हम लगातार हो रही हैं
और मामले अब छिपाए जा रहे हैं कोरोना के। ये जो मौतों का आंकड़ा है ये छिपाया गया, हरिद्वार से मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें उत्तराखंड में हुई हैं, तो उसको देखते हुए जो देश का सबसे दूसरे नंबर पर स्थान उत्तराखंड में से बैकलॉग की जो मौतें हुई हैं उनसे दूसरे स्थान पर उत्तराखंड आ चुका है। और हरिद्वार जिले में जिस तरीके से आपने देखा कि अभी एक फर्जीवाड़ा सामने आया था कि कोरोना की जो जांच थी वो फर्जी रूप से कुंभ में पाई गई थी। जब कुंभ मेला चल रहा था तो उसके जांच भी लगातार मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब एक और मामला सामने निकलकर सामने आया है कि जिला हरिद्वार में ही बताया जा रहा है कि 21 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने 393 मौतों को, बैकलॉग को छिपाया है और जो उन्होंने समय पर सरकार को उसकी सूचना नहीं दी है। जी फिलहाल इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से बात की जाए कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर सतर्क है और उत्तराखंड सरकार भी इस पर सतर्क है। जिस तरीके से अभी तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा जांच में वो बख्शा नहीं जाएगा। उसी तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि अब पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो उस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी जांच में सामने आए उसको बख्शा ना जाए, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है ये भी दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल नैनीताल में वीकेंड पर सैलानियों के दोपहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें नैनीताल में उमड़ रही है पर्यटकों की भारी भीड़, जिस वजह से दोपहिया वाहनों की एंट्री अब बैन कर दी गई है। व्यवस्थाएं चकाचौंध बनाने के लिए डीएम ने बैठक की और दोपहिया वाहन नैनीताल से करीब 10 किलोमीटर पहले ही पार्क होंगे और इस वजह से अब एंट्री जो है नैनीताल में दोपहिया वाहनों की बैन कर दी गई है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए अभी ये किया जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से पर्यटकों की भारी भीड़ जो है नैनीताल में नजर आ रही है और नैनीताल में वीकेंड के दौरान उमड़ने वाली सैलानियों की भीड़ और उससे लगने वाला जाम को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है और इसी को लेकर गंभीरता से लेते हुए अब इस एंट्री को बैन कर दिया गया है, यानी 10 किलोमीटर पहले ही ये पार्क होंगे। और बैठक में ये फैसला लिया गया क्योंकि व्यवस्थाएं चकाचौंध बनाने के लिए डीएम ने बैठक में ये फैसला लिया। नैनीताल में पर्यटकों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर फोकस किया जाएगा जिस तरीके से देख रहे हैं कि डीएम ने बैठक की और ये फैसला लिया, तो इस तरीके से जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं ये और भी कम होते नजर आएंगे। फिलहाल धनराज गर्ग हमारे साथ वापस लाइव जुड़ गए इसी को लेकर। धनराज, पर्यटकों की भारी भीड़ अब नैनीताल में उमड़ रही है और लेकिन ये फैसला लिया गया है, तो कितना सही साबित हो पाएगा ये फैसला? डीएम ने जो बैठक की तो ये व्यवस्थाओं को चकाचौंध बनाने के लिए जो फैसला लिया गया है। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से अब पर्यटक स्थल उत्तराखंड में खोल दिए गए हैं और तमाम नैनीताल हो या मसूरी हो या पर्यटक स्थल जो भी हो उनमें लगातार सैलानियों की अब भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में जिस तरीके से भीड़ देखी गई, रविवार की बात करें तो रविवार को वीकेंड पर जब इतनी भीड़ वहां पर हुई कि रोड पर जाम लग गया, तो उसके बाद नैनीताल के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक ली और उसमें साफ तौर पर एक निर्णय लिया गया कि दो पहिया वाहन अब बाजार के अंदर नहीं घुसेंगे और साफ तौर पर उनको नैनीताल से 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जरूर ये लिया गया है। तो इससे लगता है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले अब देखा जाए तो जिस तरीके से भीड़ जब उमड़ती है तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ने की उम्मीद लगी रहती है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी दो पहिया वाहन अंदर नहीं जाएगा। हालांकि जो स्थानीय व्यापारी हैं और स्थानीय लोग हैं उनको उसमें छूट दी गई है कि वो अंदर अपने दो पहिया वाहन ले जा सकते हैं। हालांकि जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं उनको 10 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां अपनी पार्क करनी होंगी। जी, तो बैठक में क्या जो पार्किंग जगहें हैं, पार्किंग स्थलों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है कि नहीं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से बैठक नैनीताल जिलाधिकारी ने ली है उसमें साफ तौर पर जिलाधिकारी ने यही कहा है कि जो व्यवस्था है, यानी कि जो वहां पर जाम लगता है उसकी व्यवस्था, उसको हटाने की, जाम की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी। और यदि पार्क की बात की जाए तो पार्क
जो वहाँ पर पार्क बनाए गए हैं, पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, उनको बढ़ाने की बात भी लगातार जिलाधिकारी ने की है। और जो पार्किंग 350 वाहनों की क्षमता की थी, उसको बढ़ाकर 450 कर दिया गया है। धनराज, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। यानी एक तरीके से कई दिनों से हम देख रहे थे, गर्मी से निजात अब मिल पाएगा लोगों को। भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जाहिर कर दी गई है और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो कई जिलों में जारी किया है ये येलो अलर्ट। अगर बात करें भारी बारिश उत्तराखंड में कहां हो सकती है, उसकी संभावना दरअसल देहरादून, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज्यादा जताई गई है। अनुमान यहां पर सबसे ज्यादा जताया गया है, जिसके लिए अब प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो नदी के पास के जो इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि भारी बारिश की संभावना है। और जिस तरीके से पहाड़ी इलाका उत्तराखंड है, तो सड़कें भी वहां पर जाम हो जाती है। इसी को लेकर भी कोशिश ये की जा रही है कि लगातार जो सड़कें हैं ये जाम ना हो, और जिस तरीके से जाम हो जाता है भारी बारिश की वजह से, तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। फिलहाल येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है कई जिलों में, और इन जिलों का अगर जिक्र करें तो देहरादून, टिहरी और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश होने की चेतावनी जताई जा रही है। साथ ही बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। और इसी को लेकर कोशिश में प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो बिजली गिरने की संभावना है ये ना हो। फिलहाल इसी को लेकर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संचित जुड़ गए। संचित, अब बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है और उसको लेकर क्या क्या तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है ताकि खंबे ना गिरे, क्योंकि ऐसे हम स्थिति देखते हैं, ऐसे कई बार ऐसी स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जी तो पूजा, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो आसपास के इलाके में एक सप्ताह के आसपास बारिश रहेगी। साथ ही साथ जो तेज हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसको लेकर के जो मौसम विभाग ने है उसको अलर्ट कर दिया, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट कर दिया गया। वही बात अगर देहरादून ऋषिकेश के मौसम की करें तो कल ऋषिकेश और जो देहरादून का मौसम था वो सुबह काफी बारिश के बाद जिस तरीके से दिन का समय हो, तो दिन के समय जब धूप निकली तो 34 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से एक उमस जैसा माहौल देहरादून और ऋषिकेश के अंदर होगा और एक गर्मी जैसा माहौल देहरादून के अंदर बना हुआ है। उसके बाद से आज की बात करें, आज भी देहरादून के अंदर हालांकि अच्छी खासी धूप निकली है, जिससे मौसम में गर्मी है। मौसम का तापमान इस समय 34 डिग्री के आसपास है और जो उमस जैसा एक माहौल इस समय देहरादून के अंदर बना है। वहीं प्रशासन ने जिस तरीके से पिछले दिन जब मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया था, जो नदी के किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया था, उसके बाद से अब जो वापस नदी के किनारे लोग वापसी आना शुरू हो गए। अलर्ट के बाद से दोबारा प्रशासन उन लोगों को नदी किनारे से हटाने में लगा हुआ है। चलिए संचित, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में, पौड़ी हो, इन सब देहरादून हो, कई इलाकों में येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। और अब गर्मी से एक तरीके से कहें तो लोगों को निजात मिल पाएगा, क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा उत्तराखंड में कई इलाकों में देखी जा रही थी और अब भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है कि कोई अनहोनी इस दौरान ना हो। तो चलिए फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।